आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आने वाले 50 साल में इंसान खत्म होने वाले हैं? किसी ने सोचा था कि जब बर्फ गिरती है वहाँ हीट वेव चलेंगे। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी, ब्राजील में लगी, ऑस्ट्रेलिया में लगी। बुझाने की हिम्मत नहीं किसी देश में, नतमस्तक हो जाते हैं। सुपर पावर झुक गया कैलिफोर्निया में। आप ये कहते हैं कि जो मंत्र हैं उसी से ये यूनिवर्स आया। तो वाइब्रेशन के बिना सृष्टि बन जाए ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं कह सकता। उन वाइब्रेशन का नाम ही है वेद मंत्र। सबसे पहला वाइब्रेशन है ओम। आप बिग बैंग थ्योरी को भी चैलेंज करते हो? 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला था 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को, और हमने जो 9 प्रश्न भेजे उनको। रामायण और महाभारत जितना भी आपने अध्ययन किया है उसमें मैं पूछूं कि सबसे पावरफुल वेपन कौन सा था हमारे पास? महाभारत में आता है कि एक दिन में भीष्म पितामह 2 लाख लोगों को मारते। 2 लाख तीर से मरेंगे क्या? हनुमान जी की शक्ति के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? वो सूर्य पर यात्रा करते, सूर्य तक जाते थे। उनको हमने बंदर बना। महाभारत में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ है, लेकिन आश्चर्य है कि परमाणु अस्त्रों के प्रयोग के बावजूद भी कहीं कोई रेडिएशन नहीं फैला। और जैसे आपने कहा कि जो पहला शब्द था वो ओम था, ओम कैसे आया? क्या धरती के अलावा और भी प्राणी हैं? क्या एलियंस को आप मानते हैं? मन नीवा मत उच्ची, पंजाबी में कहते हैं हम्बल रहना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं अभी तक सुपर टॉक्स के इस पूरे सीजन में मुझे मिले हों, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं। आचार्य अग्निव्रत जी। आचार्य जी बताते हैं कि एलिजिडली इनको नासा से जान की धमकी आई थी। इनके खाने पीने में जहर मिला दिया जाता है। क्यों? सच बहुत बोलते हैं। इन्होंने प्रण लिया कि अगर ये वेद को साइंटिफिकली प्रूव ना करते तो ये अपनी जान दे देंगे। कई साल का अध्ययन किया और वेद को ट्रांसलेट किया। लोगों को महीने लगते हैं आजकल किताबें लिखने में, इनकी एक एक किताब को कई साल लग गए। आज के पूरे एपिसोड में हमने डिस्कस किया किस तरह से मंत्रों से ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना। बिग बैंग थ्योरी को भी काउंटर करते हैं। लॉजिक, पावर, एक्सीलेंस, स्पीचलेस। बीच में मेरे पास शब्द ही नहीं थे कि और मैं पूछूं ही क्या। बहुत कम ऐसा होता है। ही इज वन ऑफ दोज गेस्ट्स। आगे चल के हमने महाभारत की भी बात करी, किस तरह से हनुमान जी महाराज, भीष्म पितामह, किस तरह से उस युग में वेपन्स यूज किए जाते थे, फ्लाइंग मशीन्स होती थी। स्पेशली हमने स्टीफन हॉकिंस की उस स्टेटमेंट को भी डिस्कवर किया जब वो कहते हैं कि 100 साल में ह्यूमन रेस खत्म होने वाली है। आचार्य जी एक स्टेप आगे आते हैं और कहते हैं 50 साल बचे हैं। हम तो कलयुग का वेट कर रहे हैं ना, कलयुग के अंत में क्या होगा, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा एपिसोड स्टार्टिंग से एंड तक मजा आने वाला है। बहुत मेहनत करते हैं ऐसे एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल ही नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम एजुकेशन दे रहे हैं। सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब करके आप सिर्फ नॉलेज ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। आचार्य अग्निव्रत जी, आपका सुपर टॉक्स में स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, अच्छा है, भगवान की कृपा रहे। मैं आपको कैसे संबोधित कैसे करूं? गुरुजी बोलूं, आचार्य जी, महाराज जी बोलूं, आचार्य जी? आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सबसे पहले कि आपकी लड़ाई क्या है, क्योंकि आपके पीछे लोग पड़े हैं। आपको देखना पड़ता है कि पानी शुद्ध है कि नहीं, इसमें किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया। नासा से भी आपको सुनने में आता है खतरा है। आपकी ऐसी लड़ाई क्या है कि आपके पीछे सब पड़े हैं? नासा के नाम से फोन आए थे, गालियाँ आई थी। लड़ाई हमारी अज्ञान के विरुद्ध है। अज्ञान, जिसको अज्ञान कहते हैं, उसके विरुद्ध है। मानवता के जो विरोधी हैं, मानवता के विरोधी जो विचार हैं, उसके विरुद्ध है। मानवता के हम साथ हैं। हमारी लड़ाई राष्ट्रद्रोह के विरुद्ध है। हमारी लड़ाई पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध है। ये हमारी लड़ाई है। लेकिन कुछ लोगों को इसी में आनंद आता है, मानवता के विरुद्ध काम करने में, मनुष्य को मनुष्य लड़ाने में, अज्ञान को फैलाने में। और ये लड़ाई आज से नहीं, पहले से चलती रही। देवासुर संग्राम, देवासुरों का संघर्ष चलता ही रहा है। देव वो हैं जो मानवता के पक्षपाती होते हैं,
मानवता की स्थापना करने वाले होते हैं, असुर उसके विध्वंस करने वाले होते हैं। ये लड़ाई हमेशा चलती आ रही है और चलती रहेगी। कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्य है। जब स्वार्थ आ जाता है, जब हठ आ जाता है, दुराग्रह आ जाता है, वहाँ ज्ञान नहीं रहता, फिर वो फिर ज्ञान का विरोधी बन जाता है। बेशक। जो आज पहली बार हमारे चैनल से आपको जानने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि पहले का आपका अध्ययन क्या रहा है, किस तरह से आपकी ये जर्नी की शुरुआत हुई। बचपन से मैं एक जिज्ञासु स्वभाव का रहा। जिज्ञासु बोल रहा हूँ, वास्तव में जिज्ञासु ही है, लोग जिज्ञासु कहते हैं, वो अशुद्ध उच्चारण है। विज्ञान शुद्ध उच्चारण है, विज्ञान अशुद्ध उच्चारण है। विज्ञानवी विज्ञान। बचपन से जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा। जब छोटा था, पिताजी के साथ सोया, आसमान की तरफ तारों को देख के कहता था, वो तारा कितनी दूर है, वो ये तारा कितना बड़ा है। पिताजी कहते मुझे नहीं मालूम। वो पढ़े लिखे नहीं थे, किसान आदमी थे। बड़ा होता गया तो अपनी साइंस की पुस्तकों को भी मैं शंका की दृष्टि से देखता था। अपने सिलेबस से बाहर जाके सोचता था। उत्तर नहीं मिलते थे तो मैं 11वीं की छात्र, तभी रुड़की यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट से मेरा संपर्क हो गया था। प्रश्न पूछता था, चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या अंतर है, इनमें अट्रैक्शन रिपल्सन क्यों होता है। उस समय यूनिवर्सिटी ने कहा मुझे कि पहले तो बहुत खुश हुए वो, एक 11वीं का छात्र ऐसे प्रश्न करे, इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है, कब से शुरू किया। तो उस समय वो कहते थे कि इनका उत्तर फिजिक्स के पास नहीं है, और आज भी नहीं है। 80 से आज 45 वर्ष हो गए। ये प्रश्न मेरे 45 वर्ष पुराने थे। अब मैं 63 साल का हूँ। अब इन प्रश्नों का उत्तर हमने ही दिया वेद विज्ञानालोक में, जो हमारा ग्रंथ है वेद विज्ञानालोक, उसमें हमने ही दिया, संसार को दिया। तो मेरे पहले से प्रवृत्ति रही सृष्टि को जाने, क्योंकि सृष्टि को नहीं जानेंगे तो सृष्टा परमात्मा को भी नहीं जान सकते। आज परमात्मा के नाम पर झगड़े इसलिए हैं कि वो परमात्मा के कार्यों को ही नहीं जानते कि वो करता क्या है, तो झगड़ पड़ते हैं। अगर सब जान लें परमात्मा सृष्टि रचने वाला है, एक है, सर्वव्यापक है, तो झगड़ा ही नहीं होगा। तो सृष्टि को जानना, सृष्टा को जानना, इन दोनों को जानेंगे तुम रह पाएंगे दुनिया में कि कैसे रहना हो। पता ही नहीं लगेगा। या ये सेटअप आपका है, इसके वजह से मैं कुछ नहीं जानता, तुम हाथ ही नहीं लगाऊंगा, क्या पता कुछ खराब हो जाए तो सृष्टि को जाने नहीं, उपयोग करें बहुत सारा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। वो आज हो रही है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आने वाले 50 साल में इंसान खत्म होने वाले? ऐसा इसलिए कहता हूँ कि ये लक्षण दिख रहे। आज से 50 साल पहले कितनी बीमारियां थी, आज कितनी हैं। हॉस्पिटल बढ़े, डॉक्टर्स बढ़े, इंस्ट्रूमेंट बढ़े, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन बीमारी घटी कि बड़ी। अगर दवा के साथ साथ डॉक्टरों के साथ साथ रोग बढ़ते जाए, इसका अर्थ है हमारी कहीं दिशा गलत है। हवा अशुद्ध है, हवा में जहर है, पानी में जहर है, मिट्टी में जहर है, अन्न खा रहे हैं उसमें जहर है, फलों में जहर है, सब्जियों में जहर है, आकाश प्रदूषित है, सारा वेव्स का चैम्बर बन गया है आकाश। और मनस्तत्व आकाश से भी सूक्ष्म होता है, मनस्तत्व जिसको साइंस नहीं जानता, उसमें वैचारिक प्रदूषण है। हर व्यक्ति में ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, हिंसक है। तो ऐसा बढ़ता रहेगा, सब ओर से हमारे अंदर जहर जाएगा तो कितने देर बच पाएगा मनुष्य। तो जिस तरह आप कहते हैं कि एलईडी जो है वो भी, जो हमारे घरों में आज की डेट में सबके घर में ट्यूबलाइट लाइट जलती हैं, हमारे यहाँ भी है, तो वो भी हानिकारक है। राजस्थान पत्रिका में पढ़ा कि इसका प्रकाश विटामिन B12 को खत्म करता है, कम करता है। राजस्थान पत्रिका में पढ़ा। ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये तो उन्हीं लोगों का रिसर्च है। आप नेट पर देखिए कि एलईडी की लाइट की क्या हानि है, CFL उसकी लाइट की क्या हानि है, और जो लाइट में हम रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सब जगह, उसकी क्या हानियाँ हैं। तो हम सब सारी फील्ड में रह रहे हैं। वो स्वयं बताते हैं कि ये हानियाँ हैं। ये मेरा रिसर्च नहीं, उनका रिसर्च है। हवा में जो गैसें जो वाहनों में चल रहे हैं, सर हर वाहन ऑक्सीजन खा रहा है, मिसाइलें चल रही हैं, बम विस्फोट हो रहे हैं, ऑक्सीजन खा रहे हैं, जहरीली गैसें छोड़ रहे हैं। जिस ऑक्सीजन से हम जीवित हैं, हम ही नहीं सभी प्राणी, उस ऑक्सीजन को हर टेक्नोलॉजी खा रही है।
तो ऑक्सीजन कब तक चलेगी वायुमंडल में? दूसरी जहर कितनी बढ़ेंगी जहरीली गैसें, तो कब तक जिएंगे हम? कितनी प्रजाति लुप्त होगी? आज धरती पर कितनी प्राणियों की प्रजातियां लुप्त होगी, कितनी वनस्पतियां लुप्त होगी, तो मनुष्य क्यों नहीं लुप्त हो जाएगा? किसी दिन रहेगा तो बिल्कुल दीनहीन रोगी। आयु बढ़ी हमारी, कहते आयु बढ़ी लेकिन रोग भी बढ़े, इम्यूनिटी घटी, तो कहाँ स्वास्थ्य है? चिकित्सा हो रही है, चिकित्सा का विकास है, स्वास्थ्य का नहीं है। इसलिए लगता है कि मनुष्य रहेगा नहीं। स्टीफन हॉकिंग थे ब्रिटिश साइंटिस्ट, मरते दम कह गए कि धरती पर 100 साल बाद हम नहीं रह पाएंगे, किसी और गैलेक्सी को हमें ढूंढना पड़ेगा। स्टीफन हॉकिंग के शब्द। हमने किराए का मकान लिया, उसको गंदा कर दिया। अब क्या हम राघव शर्मा जी के यहाँ ले लेते हैं किराए का मकान, दूसरा ले लेते हैं। आपके यहाँ भी तो गंदगी करेंगे ना। हमें रहने नहीं आया धरती पर, हम कह रहे हैं बहुत विकसित हो गए। इसलिए हमें लगता है कि मनुष्य के रहने लायक न तो हवा रहेगी न आप दिवाली के आसपास दिल्ली की हालत हम सुनते हैं, हम आप तो देखते हैं, हम सुनते हैं, आप अनुभव कर रहे हैं। ऐसा सब जगह हो जाएगा तब क्या होगा? 100 साल बाद क्या होगा? 100 साल बाद अगर इसी तरह से विज्ञान दोषी नहीं है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, वैसे आपका विषय है, इंजीनियरिंग जब व्यापार से जुड़ जाता है, पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है, तो जो आवश्यकता नहीं हो वो टेक्नोलॉजी विकसित होती है। आज आदमी चाहता है कि मैं हाथ से कोई काम नहीं करूं। ये मसल पावर है ना, मसल की एनर्जी, इस सबसे सेफ है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। पशुओं से प्राप्त एनर्जी, हाथों से एनर्जी जो अपन प्रयोग करते, वो सारा बंद हो गया। ये पेन चलाने के अलावा, मोबाइल चलाने के अलावा उंगलियों की कोई उपयोगिता रही? गाड़ी की स्टेयरिंग घुमा लेंगे, इससे ज़्यादा क्या उपयोग है? तो ये जॉइंट खराब नहीं होंगे क्या? थोड़ा चढ़ेंगे लिफ्ट, भोजन करेंगे तो घुटने मुड़ेंगे नहीं, बाथरूम जाएंगे तो सीट, भोजन बनाएंगे तो खड़े खड़े। ये घुटनों का काम ही नहीं हुआ, घुटने खराब होंगे नहीं। तो हर टेक्नोलॉजी जब ऐसी हो रही है तो 100 वर्ष में देखिए, आप देखिए कितने प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं। ग्लेशियर अभी एक टूटा ना, ये अपने भारत में ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो ध्रुवों से, अंटार्कटिका से। ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियाँ में बाढ़ आएगी और फिर सूख जाएंगे। ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे तो सूख जाएंगे। गंगा, यमुना, ये नदी जब सूख जाएंगे तो आप कल्पना करिए कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि इस सब का होगा क्या? वर्षा का कोई चक्र नहीं है, कभी भी वर्षा हो जाती है। पहले फसल के समय वर्षा नहीं होती थी, कभी कभार होती थी। मैं तो देखा है 2-2 महीने फसल खलिहान में रहती थी, आराम से निकालते थे बैलों से, फटाफट थ्रेसर से, मशीनों से काटेंगे, मशीनों से निकालेंगे, तब भी कभी कभी ओले गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। कौन कर रहा है इसके लिए? कौन दोषी है? तो अब देखिए कोरोना में लॉकडाउन लगा, नदियां शुद्ध हो गई, हवा शुद्ध हो गई, उसके बावजूद भी साइबेरिया में हीट वेव चली। न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, मॉस्को में फव्वारे में नहा रहे थे, गर्मी से परेशान थे लोग। किसी ने सोचा था कि जब बर्फ गिरती है वहां हीट वेव चलेंगी? कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी, ब्राजील में लगी, ऑस्ट्रेलिया में लगी, बुझाने की हिम्मत नहीं किसी देश में, नतमस्तक हो जाते हैं। सुपर पावर झुक गया कैलिफोर्निया में, कितने हाई प्रोफाइल लोग थे, बंगले जल गए, सारे भागे वहां से घर छोड़ के। ये किसने किया? क्यों आग दिया? टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? वेव से है, मान लो हर काम वेव से कर रहे हैं हम। किवाड़ भी नहीं खोलना, वहां भी सेंसर से खुलना चाहिए गेट। पानी टोंटी भी नहीं खोलनी, वहां भी सेंसर से पानी आना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी भी नहीं खोलनी, रिमोट से खोलना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं काम करना, हर जगह तो वेव्स हैं। या वेव्स हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाइब्रेट नहीं करेगी क्या वेव्स? हर वेव में एनर्जी है, हर वेव में हीट है। ठंडी वेव कोई नहीं होती, कम है कि ज़्यादा है, भले रेडियो है, पर एनर्जी मीन्स हीट है ही। कोई भी एनर्जी हो तो हीट बढ़ेगी। अब हीट बढ़ रही है, दोस्त केवल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन को देते हैं। वास्तव में हीट का ये भी बहुत बड़ा कारण है।
और झूठ जो छोड़ रहा है, झूठ छल कपट, इसकी भी तरंगें होती हैं। इससे मनस्तत्व हिल रहा है, उससे स्पेस हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। स्पेस हिलने से हवा के परमाणु हिल रहे हैं, इससे हीट बढ़ रही है। और ये पर्यावरणवादी है ना, इनको पर्यावरण की परिभाषा भी नहीं पता। वो पर्यावरण से जानते हैं भूमि, जल और वायु, हवा, इसके आगे उनको पता ही नहीं। साइंस के अलग अलग ब्रांच फिजिक्स से जुड़ी हैं वास्तव में, बेस में तो फिजिक्स है। और फिजिक्स पार्टिकल के बाद आज जानता ही नहीं कुछ, एलिमेंट्री पार्टिकल के बाद, जिसको एलिमेंट्री कहते हैं, तो वही अधूरा है। तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वर्षा चक्र रुक डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी भयंकर तूफान आएंगे, कभी भयंकर चक्रवात आएंगे, कभी अच्छा ये बताइए, उत्तर इधर उधर दक्षिण में पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो उत्तर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्तर और दक्षिण, ये सारे जो हम वेव्स छोड़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है बिजली से जो हो रहा है सारी धरती पर, क्या उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो पृथ्वी का, कि उसको प्रभावित नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। पहले अलग थे और इनको एक में ही शामिल किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, क्या पृथ्वी के फील्ड को प्रभावित नहीं करेगा? प्रभावित करेगा। तो पृथ्वी का जो ध्रुव है अपनी दिशा से खिसकेंगे। जब वहाँ हलचल होगी, दो ध्रुवों के बीच में एक बहुत बड़ी स्ट्रीम होती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए वो सारी पृथ्वी को, सारे मटेरियल को पकड़े रहती है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे सूर्य हो, चाहे कुछ भी हो। जब वह स्थान बदलेगा, वह वाइब्रेट होगा, तो उस भूमि के अंदर जो प्लेट है खिसक रही। क्यों खिसक रही? नेचुरल है क्या ये? एक तो हमने वैक्यूम कर दिया, पेट्रोल भी निकालो, मतलब पेट्रोलियम भी निकालो, खनिज भी निकालो, पानी भी निकालो, वैक्यूम नहीं होगा अंदर। वैक्यूम होगा तो प्लेटें नहीं खिसकेंगी क्या? मकान की नींव के नीचे 2-4 ईंट निकाल लें तो मकान का क्या होगा? उसमें भी वो उसका जो ध्रुव है वो खिसकने लगे तो सारी पृथ्वी में हलचल होगी। कोई भूकंप आ गया, वो तो बता देंगे भूकंप आ गया, इतने रिएक्टर स्केल पर इतना माप, ये माप के क्या हो जाएगा, बच जाएंगे क्या हम? चक्रवात आएगा, रोकने का तो टेक्नोलॉजी नहीं, इधर उधर स्थापित कर देंगे, तो फिर क्या होगा? 100 साल बाद सोच सकते, और रुक नहीं रहे हम। ये चीज़ चलती रहेगी, डिस्ट्रक्शन जिस तरह से आप बता रहे हैं, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अगर मैं इसका एक चाहता हूँ, अगर आप एक पैरेलल ड्रॉ कर दें महाभारत के युग से, महाभारत का युग कैसा था और अब जो हो रहा है, जिस अभी की हमने कुछ बात करी, पहले काल में क्या था, जो टेक्नोलॉजी थी या जिस तरह से हमारी दुनिया थी या लोग रह रहे थे, वो प्रैक्टिकली कितना साइंटिफिक था और कितना सही था? पहले तो साइंस होता क्या है, आज साइंस वालों को साइंस की ठीक परिभाषा नहीं पता। साइंस की परिभाषा क्या? आप चैम्बर डिक्शनरी में देखिए, ऑक्सफोर्ड में देखिए। साइंस कहता है कि यूनिवर्स को एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, टेस्टिंग के द्वारा, मैथ के द्वारा समझने की प्रक्रिया का नाम है साइंस। यही है ना? इस प्रक्रिया में 4 चीज़ आए, प्रयोग, परीक्षण और प्रेक्षण। ये तीनों किससे होती हैं? किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं हम, उसकी होती है एक लिमिट। उस लिमिट के बाहर अगर जानना है तो हम नहीं जान सकते, और फिर उसको कहेंगे कि ये साइंस नहीं है। उस लिमिट के बाहर कोई अपनी तर्क शक्ति से बताता है तो कि ये साइंस नहीं है, उसको उपेक्षा कर देंगे। मेरे पास मीटर स्केल नहीं है तो मैं ये भी नहीं नाप सकता इस चैम्बर की छत कितनी ऊंची है, लेकिन जिसने इसको बनाया वो बतावे कि इसकी छत 3 मीटर ऊंची है, तो आप कहेंगे कैसे बता दिया? तो स्केल का है, प्रयोग करो पहले। अरे भाई उसने तो बनाया है, तो बनाने वाला जानता है। या कोई वैसे ही आंखों से बता सकता है, बहुत अनुभवी लोग होते हैं, उन्होंने मीटर कहीं भी नापो, बिना मीटर के बता देंगे इतना है, उसकी नहीं मानेंगे, नहीं मापो, हम तो बिना मापे मानेंगे नहीं। तो इस क्या हुआ? ये होगा एक अपने को सीमा बांध लिया, बाउंड्री में। तो एक तो ये टेक्नोलॉजी जितनी विकसित होती चलेगी तो उतना हम ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉन फोटोन से आगे तो नहीं जा पाएगी,
किसी को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, फोटोन के द्वारा, या इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। लेकिन फोटोन अगर देखना चाहे कि फोटोन का स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है, वो कैसे देखेंगे? उसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तब क्या करेंगे? तो यह साइंस से अधूरा रह गया, एक बाउंड्री के बाहर नहीं जा पा रहा। अरे मैथ, अच्छा इस एक्सपेरिमेंट इनके विषय में भी साइंटिस्ट भी मानते हैं, हॉकिंग ने भी कहा, आइंस्टीन ने भी कहा, और भी मानते हैं, रोजर पेनरोज है, हॉकिंग के साथी थे, कि 50 एक्सपेरिमेंट कर लें और एक निष्कर्ष निकाल लें। उसकी भी गारंटी नहीं कि निष्कर्ष सही हो, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट अगर उल्टा रिजल्ट देता है तो रिसर्च बेकार हो जाता है। तो ये प्रोविजनल है, ये जितनी थ्योरी है प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है। इसको फिर साइंस कहता है हम डायनामिक, बदल रहा है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन दो विरुद्ध थ्योरी चल रही है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। तो एक तो वो भी स्वयं मान रहे हैं। मैथ के बारे में कहें तो मैथ के लिए रिचर्ड पी फाइनमैन ने कहा है लेक्चर ऑन फिजिक्स पुस्तक में कि मैथ के लिए तो अच्छा है, लेकिन यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स है, हर चीज़ मैथ से नहीं जानी जा सकती। अब आप पूछेंगे कि क्या ये फिर बेकार है? नहीं, बेकार तो नहीं है, ये ज़रूरी है, पर उसके साथ दो चीज़ और जोड़नी पड़ेंगी, तर्क और ऊहा, रीजनिंग पावर, इंसाइट, अंतः प्रज्ञा, ये जोड़ना पड़ेगा। इसके बिना आपका मैथ भी गलत परिणाम देगा, एक्सपेरिमेंट भी गलत परिणाम देगा। एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, पर किसी का सही, कोई सही रिजल्ट लाता है, कोई गलत भी ले आता है। डायग्नोसिस आप कराएं एक लैब से, अच्छी लैब हो, 10 फिजिशियन को दिखाएं, सबसे अच्छा डायग्नोसिस कौन करेगा? जो ज़्यादा प्रतिभाशाली फिजिशियन होगा, वो ही अच्छा प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा। क्यों अंतर है प्रेस्क्रिप्शन में? क्योंकि सबका प्रतिभा एक जैसी नहीं, तो वहाँ भी तर्क और ऊहा जरूरी है। तो इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा, ऋषि दयानंद ने साइंस की परिभाषा दी, ज्ञान, ऋषियों ने जो कहा अथवा वैज्ञानिकों ने जो कहा उसको पढ़िए, और मैथ वो भी ज्ञान में आ गया। फिर कर्म में प्रेक्षण, परीक्षण, प्रयोग, ये आगे। इनसे बात नहीं बने तो फिर आप उपासना में जाइए, ध्यान में जाइए, मेडिटेशन करिए, तर्क ऊहा का प्रयोग करिए, उससे बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। आप विचार के देखिए, मन में एक्सपेरिमेंट हो सकता है, थॉट एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट भी करते हैं, हर चीज़ थोड़ी प्रयोग होती है। स्ट्रिंग थ्योरी है, केवल मैथ पे चल रही है। इलेक्ट्रॉन क्वार्क को किसी ने देखा नहीं, डिटेक्ट किया, उसके प्रभावों को देखा है, प्रभावों को ही देखते हैं, उनको तो नहीं देखा। तो फिर क्या हुआ? ये भी प्रभाव से पता लगा कि कोई पार्टिकल है ऐसा, तो ये तर्क हुआ। तो ये हुए उपासना। ध्यान में और गहरे में जा पाएंगे, क्योंकि ध्यान में हमारा मन समाहित हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे शांत जल हो, उसमें अपना प्रतिबिंब दिख सकता है, और हिला दो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। शांत मन से विचार करेंगे तो आप गहराई तक सोच सकते हैं। समाधि क्या है? उपासना क्या है? मन को शांत करना, एकाग्र करना, उससे चिंतन करना। दूसरी बात, योगी जो होता है वो फोटोन के अंदर भी प्रवेश कर सकता है मन के द्वारा, क्योंकि मन फोटोन से भी सूक्ष्म है। फोटोन मन से ही बना है, माइंड, ब्रेन नहीं। और एक माइंड तो हमारे पास है जो हमारे अंतःकरण का भाग, एक माइंड सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिससे सृष्टि बनी। माइंड पार्टिकल से चौथी स्टेज पीछे का है पदार्थ। तो हमारा माइंड उससे लिंक कर जाए जो सब में भरा हुआ है, तो वो सारे ब्रह्मांड को जान सकता है। तो ऋषि मुनि उससे ही ब्रह्मांड को जान करके उन्होंने ग्रंथ लिखे समाधि में। इसी ऋषि आनंद का उपासना। जब ज्ञान, प्रयोग, परीक्षण, प्रेक्षण, गणित फेल हो जाए तो फिर उपासना करिए, ध्यान करिए। और इसके साथ एक उन्होंने एक शर्त भी रखी। विज्ञान क्या है? जो सबके लिए हितकारी हो, सृष्टि को जान करके इसका सबके हित में प्रयोग करना। आज मैं अपने हित में प्रयोग करता हूँ, आप अपने हित में प्रयोग करते, ये साइंस नहीं है। इस साइंस का लाभ चंद पूंजीपतियों के लिए हो रहा है,
वो साइंस नहीं है। हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए भला होना चाहिए। प्राणी मरते रहे, गरीब आदमी मरता रहे, तो वो साइंस नहीं है। इस टेक्नोलॉजी ने कितनों को बेरोजगार बना दिया है? तो वो साइंस नहीं है। तो पहले ऐसा साइंस था, घोड़ा गाड़ी पे भी चलते थे, घोड़े पे भी चलते थे, पैदल भी चलते थे, रथों में भी चलते थे, लेकिन बहुत जरूरी हुआ तो बहुत अच्छे विमानों में भी चलते थे। ऐसे ऐसे विमान थे, ये रामायण महाभारत में नहीं है, हमारे यहाँ जो संस्करण है, हमारे यहाँ से विदेशी चुरा ले गए। उन संस्करणों में है कि जो पांडुपुत्र भीम के पास ऐसा विमान था जिससे 2 सूर्यों जैसा प्रकाश होता था, ऐसा ही भगवान श्री राम के पास था। और भगवान श्री राम का युद्ध असुरों से चंद्रमा पर लड़ा गया, ये भी लिखा। लेकिन मैं कहूँगा तो मानेंगे नहीं। लेकिन अमेरिका के एक लेखक डेविड हेल्चर्च ने अपनी पुस्तक एंटी ग्रेविटी में ये बातें लिखी हैं, और उन्होंने रामायण और महाभारत को उद्धृत किया है कि वहाँ ऐसा लिखा है। यहाँ के संस्करण में है नहीं। वहाँ कौन सा संस्करण है रामायण महाभारत का जिसमें ये बातें हैं? उसने ये भी लिखा है कि भारतीयों के पास छोटे छोटे विमान होते थे। ऋषि दयानंद ने भी पूना में प्रवचन देते हुए 1875 में कहा था। तो कहाँ पढ़ा था? ऋषि दयानंद ने भी कहीं पढ़ा तो होगा। और आज वो महाभारत रामायण में तो नहीं, और किसी ग्रंथ में हो सकता है, लेकिन वो डेविड हेल्चर्च महाभारत रामायण को कोट करता है। इसका अर्थ है कि वास्तविक साहित्य तो हमारा गायब कर दिया गया। और क्या क्या कोटेशन में उन्होंने कहा महाभारत और रामायण के बारे में? कहा महाभारत में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ है, ये कहा परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ। लेकिन आश्चर्य है कि परमाणु अस्त्रों के प्रयोग के बावजूद भी कहीं कोई रेडिएशन नहीं फैला। कौन सी टेक्नोलॉजी थी? कृष्ण भगवान ने उसको कुरुक्षेत्र के मैदान तक सीमित कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया उस टाइम पर भी? हाँ, आर्य समाज का गुरुकुल है झज्जर, वहाँ आज भी 250 हथियारों के अवशेष इकट्ठे किए हुए। स्वामी ओमानंद जी थे उस गुरुकुल में, वो पुरातत्ववेत्ता थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिसिस्ट को बुला करके जांच कराई तो उन्होंने पता लगाया कि इसमें रेडिएशन का प्रभाव है। और हम पढ़ते तीर तलवारों से। महाभारत में आता है कि एक दिन में भीष्म पितामह 2 लाख लोगों को मारते थे, 2 लाख सैनिकों को। 2 लाख तीर से मरेंगे क्या? लेकिन वो उसकी विशेषता देखिए, आज एटम बम छोड़ेंगे तो लाखों मरेंगे ना। एटम बम छोड़ें, कई शहर में से एक आदमी को मारे, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं मरेगा ना। लेकिन पहले ऐसा था, जिसको संकल्पित करके छोड़े वही मरता था। ये आज नहीं है। हथियार छोड़ दो, वापस लेना, गलत चला गया वापस ले लिया। आज हो सकता है क्या? बंदूक से गोली चलाई कि नहीं, गलत छूट गई, अब वापस लो, हो सकता है क्या? ये टेक्नोलॉजी थी। आज वो टेक्नोलॉजी होती तो कैलिफोर्निया आग तो 1 मिनट में बुझ जाती, अर्जुन का वरुणास्त्र चल जाता, जल बरस जाता, शांत हो जाती। आज कहाँ ये टेक्नोलॉजी? तो पहले मसल पावर का भी प्रयोग था, मनुष्य पशुओं का प्रयोग था, लेकिन विशेष परिस्थिति में उसकी टेक्नोलॉजी कुछ अलग होती थी, जो मेरा अनुमान है। आज की टेक्नोलॉजी आप देखेंगे, इंजीनियरिंग वगैरह जो भी है, इलेक्ट्रॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इलेक्ट्रॉन या फोटोन, मतलब पार्टिकल बेस्ड। चाहे वे ये मोबाइल तरंग है या जो भी तरंग है, वो भी फोटोन ही तो हैं, उनके बेस से। लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी ऐसी होती होगी जो वायु तत्व, वैक्यूम एनर्जी बेस होगी। वैक्यूम एनर्जी आज साइंस जानता भी नहीं, वैक्यूम एनर्जी कहता तो है, सब जगह भरी हुई है। लेकिन वैक्यूम एनर्जी को वैदिक फिजिक्स में वायु तत्व कहते हैं। वायु तत्व पर आधारित टेक्नोलॉजी होगी, वो प्रदूषण नहीं करेगी और बहुत शीघ्रगामी होगी, बहुत एडवांस होगी। लेकिन उसका प्रयोग भी जब करेंगे अंतिम उपाय, नहीं तो शरीर का उपयोग करेंगे। तो उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी, इसलिए न तो जल अशुद्ध था, न वायु शुद्ध था, न कोई भूमि अशुद्ध थी, न कोई खान पान शुद्ध था, और बहुत बलवान हुआ करते थे, बहुत दीर्घायु हुआ करते थे। कितनी आयु होगी? महाभारत में द्रोणाचार्य जी की आयु के विषय में लिखा 80 पंचकः। 80 कहते हैं 80 को, पंच कहते हैं 5 को। 80 गुणा 5 400 वर्ष द्रोणाचार्य जी की आयु थी, और यो कोई उनसे लड़ नहीं सकता था। केवल अर्जुन को कहते, अर्जुन मेरे सामने नहीं आना चाहिए, अर्जुन के अलावा मुझे कोई रोक नहीं सकता। और उसी के अलावा बराबर या कुछ कम ज्यादा भीष्म पितामह जी की।
इन दोनों के बराबर कोई योद्धा नहीं था दुनिया में। ये था स्वास्थ्य, इसको कहते थे स्वास्थ्य। आज स्वास्थ्य है कि कांटा लग जाए तो भी टेटनस हो जाता है, वहाँ घाव रहते थे, हाथ कटते थे और थोड़ी देर में तो फिर वो युद्ध में। आज तो आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है? ये स्थिति थी। तो पहले लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, हनुमान जी 4 जड़ी बूटी लाए थे हिमालय से। एक थी घाव को सुखाने वाली, एक थी हड्डी को जोड़ने वाली, एक घाव का रूप वापस वैसी की वैसी चमड़ी हो जाए, और एक थी मृत जैसे व्यक्ति को भी जिलाने वाली, संजीवनी। आज घाव का निशान न रहे, उसमें कितना समय लगेगा, प्लास्टिक सर्जरी रहे कुछ करेंगे तो भी पहचान लेंगे। लेकिन वो कौन सी औषधि थी, केवल जड़ी बूटियों से, सारी तो लुप्त हो गई हैं। और लुप्त नहीं है उनका जान, उनके जान नहीं है, उसका जान नहीं है। आज आयुर्वेद भी कोई पढ़ ले और जंगल में छोड़ दो, उसको ये पता नहीं लगेगा ये क्या क्या उगा हुआ है। पहले वो लोग हर पौधे को जानते थे, अब हजारों प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। तो वो था पहले समय, सब कुछ अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि वो सृष्टि को समझते थे। तो कोई भी हमारी टेक्नोलॉजी, कोई हमारा प्रयोग, सुविधा किसी के लिए दुख न देने वाली हो। केवल अन्यायी दुष्ट को दंडित करते थे, वो अधिकार कोई भी क्षत्रिय राजा हुआ करता था। अश्वत्थामा जी के बारे में भी कुछ लिखा गया? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, बहुत बड़े योद्धा थे। उनके पास एक नारायण अस्त्र था। नारायण अस्त्र? नारायण अस्त्र, अच्छा। उसका प्रयोग उन्होंने महाभारत में किया। वो अस्त्र की ऐसी विशेषता थी कि अगर उस अस्त्र के सामने अकड़ दिखाई तो वो आग में घेर लेता था, और अस्त्र के सामने हाथ सावधान खड़े हो जाओ तो वो अस्त्र काम नहीं करता था। भीम ऐसे ही थे, उन्होंने गदा ले गए, खड़े हो गए। अर्जुन से कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन धनुष रख दो, ये धनुष काम नहीं आएगा इस पे। उन्होंने रख दिया। भीम तो अकड़ के आग घेरती जा रही। कृष्ण भगवान ने दौड़ के भीम को हाथ पकड़ नीचे खींचा तो अस्त्र शांत हुआ। वो अश्वत्थामा थे। तो आज कहाँ वो टेक्नोलॉजी? आचार्य जी, कहीं हनुमान जी के बारे में भी लिखा है कुछ? हनुमान जी के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा। क्या लिखा? न ऋग्वेद विनीत से न यजुर्वेद धारिण, कई श्लोक हैं। जब हनुमान जी, श्री राम और लक्ष्मण जी जब महाराज सुग्रीव की खोज में जा रहे हैं, सबरी जी के बताए अनुसार, तो वहाँ हनुमान जी को सुग्रीव, वो सोचे कि कोई बाली के भेजे दूत तो नहीं है, तो हनुमान जी को ब्राह्मण वेश बना कर भेजा। ब्राह्मण वेश बंदर बना ले तो पहचाना नहीं जाएगा क्या? चेहरा भी छुपा लेगा। हनुमान जी क्षत्रिय थे, योद्धा थे, मनुष्य थे। वानर एक जाति, जैसे आज भी आपने सुना होगा किसी का गोत्र हाथी होता है, मैंने सुना हरियाणा में गोत्र हाथी होता है। तो जैनों में हिरण होता है गोत्र, हिरण। तो हिरण थोड़ी है वो, न वो हाथी है। और यहाँ अजमेर के पास कुछ ऐसे हैं, उनका गोत्र चीता है। अच्छा, चीता समाज, हाँ। तो चीता थोड़ी है। तो वैसे ही वानर उनका कोई गोत्र हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है। अब वो कह रहे हैं श्री राम कि जिसने ऋग्वेद नहीं पढ़ा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं पढ़ा था, चारों वेद भली प्रकार नहीं पढ़े, जिसने व्याकरण कई बार नहीं पढ़ा, वो ऐसी भाषा बोल नहीं सकता। तो हनुमान जी चारों वेद, व्याकरण आदि शास्त्रों के पंडित थे और सूर्य विज्ञान के महापंडित थे। वो सूर्य पर यात्रा करते, सूर्य तक जाते थे। पादुका नाम का यंत्र था, तो उससे मतलब सूर्य विज्ञानी थे हनुमान जी। उनको हमने बंदर बना दिया, दुर्भाग्य हमने किया ना। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो अपने पूर्वजों को बंदर, भालू बतावे, गिद्ध बतावे, ऐसा कोई नहीं है। जटायु थे। जटायु जब श्री राम से मिलते हैं तो ये कहते हैं मैं महाराज दशरथ का मित्र हूं। अच्छा, गिद्ध मेरा मित्र बनाने के लिए संसार के सबसे बड़े राजा दशरथ जी को, हमें थोड़ा तो सोचना चाहिए। और सीता जी उन्हें आर्य कह रही हैं, आर्य जटायु बचाओ, रावण मुझे ले जा रहा है। आर्य, गिद्ध भी आर्य होता है क्या? आर्य का मतलब श्रेष्ठ। जामवंत को नीति विशारद कहा, सबसे बड़ा उन वानरों में। उनको रीछ भालू बता दिया।
तो दुर्गति हमने की। हमने क्या किया? हमने ये दिखाने के लिए कि भगवान श्री राम के संगति से जानवर भी तर जाते हैं। इस जोश में अपने महापुरुषों को जानवर बता दिया। ये सारे वेदों के विद्वान और वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक, आज के लोगों से बड़े, आज के वैज्ञानिक से बड़े। हनुमान जी की शक्ति के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? शक्ति के बारे में तो नहीं कह सकता, पर उनकी शक्ति बहुत थी। शारीरिक बल बहुत था, योग बल भी बहुत था, आकाश में गमन कर सकते थे, मन चाह जहां आ जा सकते थे हनुमान जी। और बुद्धिमान विद्वान तो थे ही। अगर मैं रामायण और महाभारत जितना भी आपने अध्ययन किया है उसमें मैं पूछूं कि सबसे पावरफुल वेपन कौन सा था हमारे पास, क्योंकि उस टाइम पे कहते थे फ्लाइंग मशीन्स भी होती थी, उस बारे में, या कोई और ऐसा वेपन जो आपके हिसाब से सबसे शक्तिशाली वेपन उस युग में था? ब्रह्मास्त्र को मानते हैं, सुदर्शन चक्र को भी मानते हैं। महादेव जी के पाशुपत अस्त्र 3 ज्यादा प्रसिद्ध थे। महादेव जी का पाशुपत अस्त्र और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र और विष्णु जी का नारायण, वो ये सुदर्शन चक्र जो कृष्ण भगवान के पास भी था। इनको सबसे ज्यादा शक्ति ऐसी माना जाता था जिसकी कोई काट नहीं होती थी, उसको उसी लेवल का अस्त्र काट सकता था, रोक सकता था। ये 3 ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे, और उसको धारण भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता था। मैंने जो ब्रह्मास्त्र की बात करें तो द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को प्रसन्न होकर के ब्रह्मास्त्र दिया। कहीं कि उसको ब्रह्मशिर भी आया है, ब्रह्मशिर। अश्वत्थामा पुत्र थे कि पिताजी मुझे भी दो, क्या नहीं तो इसको धारण नहीं योग्य है। पुत्र है तो क्या हुआ, अर्जुन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है और उसको धारण कर सकता है। क्यों? कि इसको अगर वापस लेने की बात हुई, जैसे गलत छूट गया कि उसको नहीं मानना, वापस लेना, तो उसको वही वापस ले सकता है जो अत्यंत जितेंद्रिय हो, योगी हो। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म अश्वत्थामा कोई लंपट थे, उस समय तो सारे जितेंद्र हुआ करते थे, लेकिन अत्यंत जितेंद्रिय। तो उन्होंने कहा इसलिए तू अधिकारी नहीं है। पर बालहट भी तो होती है, पुत्र दे दिया। अब दे दिया, उनके अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि ऐसा कोई दूसरा अस्त्र इसके लेवल का हो, उससे आपस में बदला कर ले। द्वारका गए कृष्ण भगवान के पास, मित्र जाके गुरु पुत्र हैं, मित्र हो गए, समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान से कहा कि हे माधव, अपना सुदर्शन मुझे दे दो और ये मेरा ब्रह्म से आप ले लो। कि क्यों? कि आप इसको समझ सकते हैं। इससे 2 बातें हो रही हैं राघव जी। हाँ जी। एक तो कृष्ण भगवान अत्यंत जितेंद्रिय थे, अत्यंत, और योगी, लंपट नहीं थे। राधा के साथ नाचने वाले या गोपियों के साथ नाचने वाले वो सब नहीं थे। कृष्ण भगवान क्या कहने थे, उच्चतम शिखर के व्यक्ति थे, उच्चतम शिखर के महापुरुष थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझसे व्यापार करना चाहते हो, अपना ब्रह्मास्त्र अपने पास रखो, सुदर्शन चक्र उठा सको तो ले लो। उठाई नहीं। तो हर अस्त्र को चलाने की क्षमता भी विरलों में ही होती थी। ये भी विशेषता हुआ करती थी। महाभारत का एक टॉपिक है जो कि बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, उस पर मैं चाहता हूँ आप अपना थोड़ा सा प्रकाश डालें। कर्ण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कर्ण के बारे में कहना चाहूंगा, कर्ण अधिरथ का पुत्र था, कोई सूर्य पुत्र नहीं थे कि कुंती को कोई यंत्र दे दिया, कोई मंत्र दे दिया। अगर ऐसा होता तो कुंती को अपने पुत्र को नदी में नहीं बहाना पड़ता। मान लो यंत्र से संतान हो जाती है, मंत्र से हो जाती है, तो उसमें जरा माता कुंती को पाप क्यों लगेगा, क्यों बदनाम होगी, क्यों नदी में बहाया? महर्षि आनंद ने उनको अधिरथ का पुत्र ही माना है। और राधा माँ थी, हाँ, क्षत्रिय प्रधान था वो, पूर्व जन्म में कोई क्षत्रिय हुआ। हाँ, क्योंकि वीरता, बुद्धिमत्ता ये जन्म से नहीं होती है। ऐसा नहीं कि अनपढ़ का पुत्र अनपढ़ ही रहेगा, या कायर का पुत्र वीर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो कर्ण वीर था, पराक्रमी था, दानवीर था,
परंतु गलती यही कर ली कि मित्र की परिभाषा सही ढंग से समझी नहीं, जो अधर्म का पक्ष ले बैठा। उसके साथ थोड़ा भेदभाव, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। द्रौपदी ने मना कर दिया स्वयंवर में माला डालने से, ये बात ठीक नहीं, परंतु सूत पुत करके थोड़ा उसको हेय देखा गया, सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए वो प्रतिशोध बस अधर्म की ओर चला गया। ये गलती थी। अन्यथा दानवीर भी था, योद्धा भी था, पर इतना नहीं जितना बताया जाता है कि अर्जुन से बड़ा। महाभारत को पढ़ेंगे तो अर्जुन कभी नहीं हारे किसी से, कर्ण कई बार हारे। धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझा रहे हैं कि दुर्योधन, मैंने बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को जीतते और हारते दोनों ही देखा है, एक अर्जुन ऐसा है जो कभी हारते देखा नहीं उसको, इसलिए तो युद्ध मत कर। तो जो कहते हैं कि अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा, वो बात ठीक नहीं है, पर हाँ योद्धा था। हम अगर शुरू से शुरू करना चाहें, हमने ग्रंथों के बारे में जाना, पर एक काल ऐसा भी तो होगा जब एक बीज आया, बीज से ही पेड़, और पेड़ से ही आगे एक, इसको इंग्लिश में कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि समय के साथ एवोल्यूशन हो जाता है इंसान का। आप ये कहते हैं कि जो मंत्र हैं उसी से ये यूनिवर्स आया, तो इसको हम कैसे साइंटिफिकली समझ सकते हैं कि मंत्रों की ताकत ऐसी कैसे थी कि ये यूनिवर्स इस एग्जिस्टेंस में आया? पहले तो ये समझना होगा, ये मकान कैसे बना, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? दीवारों से शुरू करें, नींव से शुरू करें। यहाँ भूमि थी, भूमि की खुदाई करने के बाद ईंट पत्थर लाए गए, यही शुरू करेंगे ना। आज साइंस नींव से शुरू नहीं कर रहा, दीवार जो दिख रही है वहाँ से शुरू कर रहा है। दिखने का मतलब जो उसके एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन बता रहे वहाँ से शुरू कर रहा है, नींव नहीं दिखाई दे रही। जिस पदार्थ से सृष्टि बनी है वो पदार्थ कभी न कभी बना होगा ऐसा कहेंगे, लेकिन जिससे बना है वो भी कभी न कभी बना होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो पदार्थ कभी नहीं बना होगा, वो पदार्थ इटर्नल होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इटर्नल कौन सा पदार्थ हो सकता है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। और साइंस भी कहता है कि अभाव जो नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, है ना। तो कुछ तो एग्जिस्ट था, क्या एग्जिस्ट हो सकता है, इस पर विचार करना हम सबको जरूरी है, तभी सृष्टि समझ में आएगी। अब आप देखिए कि रोटी कैसे बनी, तो शुरू का अपन ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं तक जा सकते हैं, उससे बात छोड़िए, गेहूं का तो पता करना पड़ेगा, गेहूं से बनी। यही नहीं पता होगा रोटी किससे बनी तो आप खा भी नहीं सकते, और नहीं खानी चाहिए। हैं, कोई भी दवा के कंटेंट देखेंगे क्या क्या पड़ा है, अगर आप थोड़ा भी उन कंटेंट के बारे में जानते हैं तो आप देखना चाहेंगे, नहीं तो डॉक्टर विश्वास पर आंख बंद करके ले लेंगे। अगर जानते हैं, और जानना भी चाहिए, तो जब तक कि हम देखेंगे नहीं कि सृष्टि बनी किससे, तब तक सृष्टि का पूरा ज्ञान तो नहीं होगा। तो एक ऐसा पदार्थ जो जड़ है, जड़ से ही बनी, और इतना सूक्ष्म है कि उससे सूक्ष्म हो नहीं सकता। और जिस समय वो पदार्थ होगा उस समय उसमें कोई हलचल नहीं होगी, कोई साउंड नहीं, कोई मोशन नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं, कोई लाइट, कोई वेव्स नहीं, कोई पार्टिकल नहीं, कोई स्पेस नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा पदार्थ निश्चल, अंधकारपूर्ण, जिसको जाना नहीं जा सके, पूरी तरह से समझा नहीं जा सके, कोई चिन्ह लक्षण नहीं हो। अब ये पदार्थ में स्वयं तो हलचल होगी नहीं, स्वयं जड़ है, स्वयं में हलचल होगी नहीं, और केवल हलचल से भी सृष्टि नहीं बनेगी। हलचल भी कितनी होनी, कैसी होनी, उसकी डायरेक्शन क्या होना, कब कैसी हलचल होना, ये सब बातें उसमें उनकी भूमिका रहेगी। ये बातें जान सकता है कोई ज्ञान वाला, जिसके पास ज्ञान भी है, जड़ नहीं है, वो चेतन है, उसका नाम ईश्वर है, जो सब जगह रहता है, निराकार है, सर्वव्यापक है। ऐसा नहीं किसी मंदिर में बैठा, मस्जिद में बैठा, गुरुद्वारे में बैठा, ऐसा नहीं है। वहाँ बैठा हुआ वाला तो सृष्टि नहीं बना सकता। इलेक्ट्रॉन बनाने वाला कोई हाथ से नहीं बनते इलेक्ट्रॉन। क्यों? पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल बन रहा है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बन रहा है, हमारे अंदर जो क्रिया हो रही है, माँ के अंदर गर्भ में बच्चा बन रहा है, कोई हाथ से बना रह गया? कोई निराकार शक्ति, कोई निराकार शक्ति। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन हो रहा है,
कोई बैठ के कर रहा है क्या? निराकार शक्ति, उसको कहते हैं ईश्वर, क्रिएटर। तो एक वो था। वो कैसा होना चाहिए? एक तो सर्वव्यापक होना चाहिए, निराकार होना चाहिए, सर्वशक्तिमान होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, सब कुछ जानने वाला हो। और दूसरा पूर्ण होना चाहिए। अब बनाए क्यों वो सृष्टि को? क्या करना उसको बना के? उसको सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं, उसको कोई रोटी नहीं सेकनी जो आग बनाए, उसको चंद्रमा की लाइट की जरूरत नहीं, उसको भोजन की जरूरत नहीं, उसको पानी की जरूरत नहीं, उसको सांस की जरूरत नहीं। तो किसके लिए बनाए? कोई और एक और है जिसके लिए बनाया, और वो जो है वो भी चेतन होना चाहिए, नहीं तो वो कैसे करेगा? सूर्य के प्रकाश को, पत्थर को क्या लेना देना सूर्य के प्रकाश से? चेतन प्राणी को लेना देना, वनस्पति को लेना देना। तो और चेतन था, उसका नाम है आत्मा। आत्मा बहुत सारे, ईश्वर एक। अब वो हलचल करेगा। अब साइंस पे जाएंगे, ये भी साइंटिफिक ही तो हुआ। हलचल किसको कहेंगे? उस समय देखिए कोई फील्ड तो था नहीं, तो कोई फोर्स नहीं होगा। चार्ज होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता, मास होता तो ग्रेविटेशन फील्ड होता, ये दोनों ही नहीं थे। ये हो सकता है कि उस पदार्थ में हिले, थोड़ा हिलना जुलना हो, उसको कहेंगे रश्मि, तरंग जैसी होगी। वो मटेरियल था पर इतना सूक्ष्म था, उसमें हलचल। अब साउंड को देखिए, साउंड किसको कहते हैं? साउंड की परिभाषा किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक ठीक नहीं दी। अमेरिकन साइंटिस्टों की कमेटी ने साइंस की परिभाषा एकॉस्टिक, मैंने पुस्तक पढ़ी, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट से लाइब्रेरी से लाके पुस्तक देखी। वो कहते हैं साइंस क्या है, वो साउंड क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, ये साउंड है। हम बोलते हैं वो हवा में प्रेशर हो रहा है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पार्टिकल ये बजा है इसमें हो रहा है, पानी वगैरह वहाँ भी हो रहा है। तो इसको कहते हैं साउंड। इसको हमारे कहते हैं बैखरी वाणी। हमारे यहाँ साउंड, हमारे यहाँ वाणी कहते हैं, वाणी, वाक 4 प्रकार की होती है। मैंने बोला आपके कान के पर्दे तक ये प्रेशर के रूप में गई, इसको हमारे कहते हैं बैखरी वाणी। साइंस इसी को जानता है, बस इसी को साउंड कहता है। इसकी भी परिभाषा नहीं पता। प्रेशर हुआ क्यों? प्रेशर क्रिएट किसने किया? कुछ तो था जिसने प्रेशर बनाया। वहाँ ऐसे मारेंगे तो हाथ ने प्रेशर बनाया, वहाँ कौन मार रहा है? कुछ तो है, उसको वो है वैखरी वाणी। और कान के पर्दे से मस्तिष्क के एक पार्ट तक गई इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, उसको हमारे यहाँ कहते हैं, उसको हवा ठोस द्रव गैस की कोई जरूरत नहीं, मीडियम इलेक्ट्रिक सिग्नल रूम में गई, उसको हमारे कहते हैं मध्यमा वाणी। यहाँ तक साइंस समझ सकता है, समझता भी है। और मस्तिष्क तो मांस का पिंड है, वहाँ से सुनने वाला माइंड है जिसको साइंस नहीं जानता, वो सुनेगा, उसका नाम है पश्यंती वाणी। उसके लिए स्पेस की भी जरूरत नहीं है, मध्यमा के लिए स्पेस की जरूरत है, मीडियम। अब मन भी जड़ है, सुनने वाला आत्मा है, तो आत्मा जिस वाणी को सुनता उसका नाम है परावाणी। उसके लिए मनस्तत्व की भी जरूरत नहीं है, पश्यंती मनस्तत्व में गमन करती है जो सब जगह फैला हुआ है। परावाणी में मनस्तत्व की मीडियम की जरूरत नहीं, उसका मीडियम है प्रकृति, जो सबसे बेसिक मेटेरियल कॉज ऑफ द क्रिएशन है, उसमें वो गमन करती है परावाणी। तो सबसे पहले वाइब्रेशन हुआ वो परावाणी का रूप था। परावाणी को साउंड नहीं कह सकते, लेकिन सीड ऑफ साउंड्स कहेंगे उसको, रूट ऑफ साउंड्स कहेंगे। वहां से हम जो बोल रहे हैं, यहां से बोल रहे हैं गले से, और जीभ, दांत, ओठ मिला करके शब्द बना देते, लेकिन गले तक जो हम जो सोच रहे हैं वो काम बन रहे हैं, वो भी तो शब्द ही हैं। उसके लिए गले की जरूरत नहीं। आत्मा से परा निकलती है। आत्मा मन को परा रूप में बोलता है, मन मस्तिष्क को पश्यंती रूप में बोलता है, मस्तिष्क के फिर आगे कंठ तक आके वो यहाँ मध्यमा में आता है, और फिर आके वो बैखरी में बदलता है।
तो सबसे पहले जो हलचल हुए, वाइब्रेशन हुए, वो परा पश्यंती रूप में हुए और उन्हीं का नाम है वेद। वाइब्रेशन बिना तो कोई काम नहीं हो सकता ना। आप कोई भी काम करें, शरीर में वाइब्रेशन होगा, गाड़ी चलेगी गाड़ी में वाइब्रेशन होगा, दही से मक्खन निकालेंगे दही में वाइब्रेशन होगा, स्पेस में फोटोन चलेंगे स्पेस में वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन के बिना सृष्टि बन जाए ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं कह सकता। उन वाइब्रेशन का नाम ही है वेद मंत्र। सबसे पहला वाइब्रेशन है ओम। क्यों है? ईश्वर का नाम भी इसीलिए ओम है, वास्तविक नाम, क्योंकि सबसे पहला जो वाइब्रेशन होता है वो ओम ही होता है। ओम मैंने बोला, आपने सुना, बखरी है, लेकिन जो मेरे आत्मा से ओम निकला वो परा था। वो सबसे पहले ब्रह्मांड का सबसे पहला शब्द है ओम। फिर दूसरे शब्द बने भू, भुव, स्व, छोटे छोटे। फिर ये आपस में मिलते गए, मिलते मिलते 7वीं स्टेज पर जाकर के पार्टिकल्स बने। इनका कंडेंस रूप है पार्टिकल, फोटोन कंडेंस रूप है उसका, उन वाइब्रेशन का। तो वेद मंत्रों के वाइब्रेशन सृष्टि इस प्रकार बनी और चल भी रही इसी प्रकार। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होती है कि हम परावाणी को देख सकते, पश्यंती को देख सकते, सुन सकते, तो यहाँ से सब जगह से मंत्र सुनाई दे रहे होते। जहाँ भी सफ़ेद प्रकाश है, सफ़ेद रंग का, श्वेत रंग, वहाँ गायत्री मंत्र अवश्य है, वहाँ गायत्री छंद अवश्य है। जहाँ लाल रंग का प्रकाश है ब्रह्मांड में कहीं भी, वहाँ त्रिष्टुप छंद है। वेदों को देखेंगे ऊपर छंद लिखे हुए हैं, गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद। तो उनके वाइब्रेशन से कंडेंस हुआ मटेरियल, जो सूक्ष्म था सबसे पहले, कंडेंस होते होते आज पार्टिकल फॉर्म में आ गया, फोटोन के फॉर्म में आ गया। चाहे वो रेडियो हो चाहे वो हो, वो कंडेंस मैटर वही है। तो इस प्रकार से बाकी पार्टिकल के बाद सृष्टि कैसे बनी, जैसे साइंस मानता है वैसे ही बनी, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन पार्टिकल से पहले क्या हुआ ये साइंस को नहीं पता। तो हमारी वैदिक जहाँ आज का फिजिक्स समाप्त हो जाता है, वो हमारा फिजिक्स शुरू होता है। और हमारा फिजिक्स पूर्ण क्यों है? हमारा फिजिक्स पूर्ण इसलिए है कि उसमें जड़ और चेतन दोनों की चर्चा है। आप कोई खाने की चीज़ बनावे, हलवा बनावे, पूरा उसका रासायनिक विश्लेषण कर दें, ये हुआ वो हुआ, उसमें शुगर है, घी है, वो है, और फिर उसमें इतने % प्रोटीन है, इतने कार्बोहाइड्रेट है, इतने विटामिन हैं, उसमें ये रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुआ, लेकिन हलवा बनाने वाले की कहीं चर्चा नहीं। अपने आप तो नहीं हो गया ना। हम हलवा बनाने वाले की भी चर्चा करते हैं और ये भी करते हैं कि वो कैसा है, उसके बारे में पहचानना बहुत जरूरी है। उसके बारे में नहीं जानने से मनुष्य स्वच्छंद हो गया है। साइंटिस्ट होता है मैं सर्वोपरि हूँ, और जो साइंटिस्ट को पूंजीपति खरीदा वो कहता है मैं धरती का सबसे बड़ा राजा हूँ, और वो राजा ही नुकसान कर रहे, वो राजा नहीं है, राक्षस है, जो धरती का मालिक मानते हैं स्वयं को। वो क्यों मालिक, क्यों राक्षस हो गए? क्योंकि वो सोचते हैं उनके ऊपर कोई नहीं, उनके ऊपर चेतना है, ईश्वर है, ऐसी शक्ति है जो सब जानती है। तो मनुष्य सारे सुधर जाएंगे। नैतिकता जगी, नैतिकता की स्थापना जब होगी जब मनुष्य चेतन को समझेगा, और ये भी समझेगा कि जो चेतना आपके अंदर है वैसी मेरे अंदर भी है, वैसी और प्राणी के अंदर है, किसी को मार के खाएगा नहीं। तब धरती पर शांति की स्थापना, हिंसा की तरंगें नहीं होंगी, पेन वेव से नहीं होंगी। तो सृष्टि बनी उन मंत्रों के, उन वाइब्रेशन के कंडेंस हुए पदार्थ से सृष्टि बनी है। मूल पदार्थ जो था उसका प्रकृति नाम है, और उसकी विकृति ही सृष्टि है। जब आप वैदिक साइंस की बात करते हैं, और जैसे आपने कहा कि जो पहला शब्द था वो ओम था, ओम कैसे आया? ओम कैसे आया? जो मूल पदार्थ था उसमें चेतन पदार्थ अंदर समाया था, ईश्वर जिसको कहते हैं, और उसने उसको एक्टिवेट किया। मूल पदार्थ भी क्या है? अक्षर रूप, अक्षरों का एक समुदाय था। समुदाय का एक अर्थ होता है कि 2 कप हैं, जैसे इन
या 10 कप भी हो, सारे मेज को कप से भर दीजिए, इनमें आपस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, कोई रिलेशन नहीं हो, कोई फोर्स काम, इनमें तो फोर्स काम कर रहा है, दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स भी काम कर रहा है। मान लीजिए इनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा हो, दोनों सेपरेट हो और दोनों ही इटर्नल हों, तो ऐसे अक्षर पदार्थों का समुदाय है प्रकृति। उसमें एक अक्षर होता है ओम, वो स्वयं एक अक्षर है, भले ही उसमें अउमा है, तो उसको ईश्वर, क्योंकि ईश्वर तो उसके अंदर भी है, उसको एक्टिवेट कर देता है। उसका नाम है काल। साइंस नहीं जानता काल क्या होता है, टाइम क्या होता है। टाइम को तो मैं नहीं कहूँ, टाइम अंग्रेजी का शब्द है और वो कोई बता भी नहीं सकता कि टाइम क्यों कहते हैं, टाइम का क्या है। अंग्रेजी में और संस्कृत में बहुत बड़ा अंतर है कि अंग्रेजी भाषा ये नहीं बता सकती। जैसे अगर मैं पूछूं कि सूर्य को सन क्यों कहते हैं, तो क्या कहेंगे, मान लिया बस यही ना, सन से कोई अर्थ निकलता है क्या, SUN, सन से कोई अर्थ निकलता है क्या, लेकिन सूर्य से अर्थ निकलता है। सूर्य से अर्थ निकलता है सरति सर्वैहि लोकैहि स सूर्यः, जो सब लोगों को साथ लेके सरकता हुआ चलता है वह सूर्य है। सारे ग्रहों को लेके चलता है, साथ उपग्रह भी चलते हैं। और दूसरा सुवति प्रेरयति सर्वान लोकान स सूर्यः, जो सब लोगों को उत्पन्न करता है और प्रेरणा करता है, अपने ग्रेविटेशन फोर्स से प्रेरणा करता है, चलाता है, वो सूर्य है। ऐसा सन से तो नहीं निकला ना। तो संस्कृत के शब्द सारे सृष्टि से जुड़े हैं। एक शब्द उस पदार्थ की व्याख्या कर देता है, अग्नि की व्याख्या कर देगा, अग्नि होता क्या है। तो वैसे ही ओम शब्द से बाद में जो जितने बने और जब जो पदार्थ बना तब उस शब्द की भी उत्पत्ति हुई। अग्नि जिस समय ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, हीट की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले वो अग्नि शब्द भी आ गया। तो हर जो मंत्रों में जो शब्द आते हैं वो सारे सृष्टि को प्रभावित करते हैं। अग्नि शब्द आएगा, अग्नि को प्रभावित करेगा, इंद्र आएगा, विद्युत को प्रभावित करेगा, सूर्य आएगा, सूर्य को प्रभावित करेगा, पृथ्वी आएगा, पृथ्वी ठोस पदार्थों को, पार्टिकल्स को प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से सारे मंत्र सृष्टि में अभी भी संचालित, ऐसा नहीं बना दिया बस हो गया, हर क्रिया के पीछे उन्हीं का योगदान है। ईश्वर ने वैसे सबसे पहले ओम जो शब्द था केवल उसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने से क्या हुआ, वो काल बन गया। अब वो प्रेरित करेगा, वो जो पहली रश्मि हुई वो अब सारे जो अक्षर समुदाय था उसको वाइब्रेट करेंगे, उनको एक्टिव कर देंगे, फिर वो आपस में जुड़ने लग जाएंगे और सृष्टि का चक्र शुरू हो जाएगा। लेकिन ओम जो है परारूप, उसका ईश्वर से निरंतर संपर्क रहेगा। ऐसा नहीं एक बार गाड़ी की चाबी घुमा दी और गाड़ी फिर अपने आप भाग रही है, ऐसा नहीं। वो चालक उसके भीतर ही बैठा है। ओम जो रश्मि है, हलचल है, उसमें ओम ईश्वर बैठा हुआ अंदर, परमात्मा। ओम रश्मि उसका शरीर है और परमात्मा उसका, जैसे आत्मा हम काम करते हैं, शरीर काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में तो आत्मा काम करता है। आत्मा अंदर हो, नहीं तो शरीर में ही काम नहीं करेगा। वैसे ओम रश्मि के भीतर ओम परमात्मा बैठा हुआ सबको आज भी गति दे रहा है, आज भी प्रेरणा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जानता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसके अंदर ओम भी बैठा हुआ है। यहाँ तो 480 प्रकार के वाइब्रेशन है। लेकिन सबसे पानी में देखिए, समुद्र के किनारे देखिए, लहर चल रही हो, बहुत बड़ी लहर होगी, मान लीजिए ज्वार भाटे में देखें, लेकिन लहरों के बीच में भी लहर दिखेगी, उनके बीच में लहर दिखेगी। तो वैसे सबसे सूक्ष्म लहर इस सृष्टि की ओम है। सबसे सूक्ष्म और प्रथम शब्द ओम है। इसलिए ओम सारे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है रश्मि, और ओम संचालित हो रही है ओम ईश्वर से। तो उसने एक्टिवेट किया, क्योंकि वो उसके अंदर बैठा था, कहीं बाहर से आके नहीं है हिलाया उसको, पदार्थ को, और वो सब जगह था, सब जगह एक्टिवेट हुआ। ऐसा नहीं एक जगह एक्टिवेट हुआ, सब जगह एक साथ हुआ। बिग बैंग मानती है कि 0 में था, लेकिन वैदिक थ्योरी मानती है कि इट इनफाइनाइट, पदार्थ इनफाइनाइट जगह में भरा हुआ था। तो उसने एक्टिवेट किया, बाद में सारा एक्टिवेशन होते गया। आप बिग बैंग थ्योरी को भी चैलेंज करते हो? बिग बैंग थ्योरी को तो मैं ही नहीं हूँ, साइंटिस्ट भी चैलेंज करते हैं कई, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बिग बैंग थ्योरी का एक गैंग है। बिग बैंग थ्योरी का गैंग है। बिग बैंग थ्योरिस्ट
जो बिग बैंग के खिलाफ रिसर्च पेपर छपेंगे उनको छपने में बहुत कठिनाई आएगी। एक हमारे मित्र आवास मित्रा जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में थे, एस्ट्रोफिजिक्स सेक्शन के हेड थे। 2004 में मेरा मिलना हुआ। उन्होंने इटर्नल यूनिवर्स एक थ्योरी लिखी। हालांकि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, यूनिवर्स इटर्नल नहीं है, पदार्थ इटर्नल है, जो बेसिक पदार्थ है वो इटर्नल है। तो उनका पेपर छापने में बहुत कठिनाई, 4 साल लगे, वो बता रहे थे मुझे। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, बिग बैंग थ्योरी मानती है। उन्होंने लिखा रिसर्च पेपर कि यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं हो रहा, मुश्किल से पेपर छपा। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो वो दूसरे ही बोल रहे हैं। कॉस्मिक फैक्टर्स पुस्तक है, रूस के 2 साइंटिस्टों की लिखी हुई है, उसमें इस बिग बैंग की धज्जियां उड़ाई हुई। स्टेडी स्टेट थ्योरी है, वो भी बिग बैंग को नहीं मानती। लेकिन आज सबसे ज़्यादा मानी जाती है बिग बैंग थ्योरी। लेकिन हमने 2004 से ये कहा, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज में गया था, 7 देशों के वेद के लोग भी थे और विज्ञान के लोग भी थे। हमने वही कहा था बिग बैंग थ्योरी आधुनिक फिजिक्स का सबसे बड़ा झूठ। नासा को भी लिखा, सर्न को भी लिखा। 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला था 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को, और हमने जो 9 प्रश्न भेजे उनको, और ये भी कहा कि ऐसे नोबेल देंगे तो नोबेल की कोई महत्ता ही नहीं रहेगी। आपने बिग बैंग थ्योरी को पुष्ट करने वाली रिसर्च हुए हैं, उन पर भी नोबेल मिले हैं। मैं स्ट्रांगली कहता हूँ बिग बैंग थ्योरी आधुनिक फिजिक्स का सबसे बड़ा झूठ है। हम उसको किसी मंच पर सिद्ध कर बात करने के लिए तैयार हैं। और उस पत्र की कॉपी नासा, सर्न और नोबेल फाउंडेशन चेयरमैन और 3 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को और दुनिया के 27 देशों की टॉप 40 यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट को भेजी। नासा ने गोलमोल कह दिया कि हम उस प्रयोग में हम सम्मिलित नहीं थे, ग्रेविटेशन वाले। एक किप थॉर्न एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिखा कि मैं आपसे अभिभूत हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से आपके किसी प्रश्न का उत्तर 2018 तक देने में सक्षम नहीं हूँ। हमने बाद में 2019 में जनवरी 19 में आते ही लिख दिया कि अब बताइए। अब 2018 चला गया, और ये भी कहा कि अगर आप सक्षम नहीं है, मतलब फिजिक्स नहीं जानती, कोई बात नहीं, अगर आप चाहेंगे तो हम उत्तर दे सकते हैं 9 प्रश्नों के। फिर वो मौन बैठ गए। उन्हें लगा होगा कि शायद मैंने मेल लिख के गलती कर दी, मेल भेज करके। चुप रहता तो ठीक था, उन्होंने ऐसा सोचा होगा, तो बाद में चुप ही रहे। तो बिग बैंग थ्योरी का कोई आधार नहीं। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है और उस पर आपका क्या कहना है, सिंपल ब्रीफ लैंग्वेज में? पहले तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती थी कि जीरो में सब कुछ समाया था, जीरो में इनफाइनाइट मास था, इनफाइनाइट एनर्जी थी, इनफाइनाइट टेम्परेचर था। अचानक धमाका हुआ और उसी समय टाइम पैदा हुआ, उसी समय स्पेस पैदा हुआ। न तो टाइम का पता कि टाइम क्या होता है, न स्पेस का पता स्पेस क्या होता है, दोनों पैदा हो गए। कैसे मालूम पड़ा? आपसे कोई आके कहे कि आपके घर में मेरी गाय घुस गई, आप पूछेंगे गाय कैसी होती है, कि ये तो नहीं पता, ये तो नहीं पता घुस गई है, कैसे मालूम? हाँ, ये मैं जानता ही नहीं गाय कैसी होती है, फिर मेरे खेत में आ गई गाय, तो कैसे आप कहेंगे कैसी गाय होती है? मैं तो नहीं जानता, तो आया क्या? टाइम की परिभाषा पता नहीं, स्पेस की परिभाषा पता नहीं, और फिर स्पेस टाइम पैदा हो गया, पहले नहीं था। तो एक तो बड़ी गलती ये कि जीरो में इनफाइनाइट नहीं रह सकता, जीरो में जीरो ही रहेगा। दूसरी गलती है कि अभाव से भाव नहीं होता। नथिंग से एवरीथिंग, तो क्या नथिंग से समथिंग भी नहीं बन सकता, नथिंग से नथिंग ही रहेगा। ये हमने प्रश्न स्टीफन हॉकिंग को भेजे, अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति। 2005 में मैंने एक पुस्तक लिखी थी, बेसिक मटेरियल कॉज ऑफ द क्रिएशन, हिंदी में लिखी थी, अंग्रेजी ट्रांसलेशन करवाई, और वो वहाँ भी भेजी अमेरिका राष्ट्रपति को और स्टीफन हॉकिंग को, शायद 26 अप्रैल 2006 को शायद, या 19 अप्रैल। तो हमने कहा बिग बैंग थ्योरी झूठ है। एक तो इनफाइनाइट टेम्परेचर से शुरू करती है, वो टेम्परेचर आया कहाँ से? अच्छा, जीरो में टेम्परेचर कैसे हुआ? टेम्परेचर हुआ, इसका मतलब पार्टिकल बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रहे हैं, यही हुआ ना। और जीरो में वाइब्रेट होने के लिए स्पेस नहीं चाहिए क्या? पार्टिकल को स्पेस नहीं चाहिए ना, पार्टिकल है ना स्पेस है, तो भी टेम्परेचर इनफाइनाइट हो गया। एनर्जी थी, एनर्जी क्या थी? क्या एनर्जी किस रूप में थी? एनर्जी कोई स्तर नहीं।
जो थ्योरी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते उसे कैसे थ्योरी मान लें? तो इसलिए ये गलत है। अच्छा, उससे फिर स्पेस फैला तो उसकी स्पीड बता दे 10⁻28 मीटर पर सेकंड। अब रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी पार्टिकल 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज़्यादा गमन नहीं कर सकता स्पेस, मतलब लाइट वेव से। तो इसलिए जॉन गिरविन, अमेरिका के साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, वो लिखता है कि इससे रिलेटिविटी का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि स्पेस फैलता है, पार्टिकल नहीं, पदार्थ नहीं। स्पेस फैलता है, इसका मतलब स्पेस कोई पदार्थ है। जो पदार्थ नहीं वो फैलेगा कैसे? टाइम और स्पेस एक ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री किसकी होती है? एक किताब की ज्योमेट्री है, क्योंकि ये मटेरियल है। इस कमरे की ज्योमेट्री है, मटेरियल है। जो मटेरियल नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो ये झूठ। अब फैल रहा है, फैला कौन रहा है इसका कोई पता नहीं। डार्क एनर्जी गैलेक्सी दूर भगा रही है, तो डार्क एनर्जी जीरो के अंदर समाई थी कि बाहर थी? आचार्य जी, अब मुझे आप ये बताएं कि हमने यूनिवर्स की स्टार्टिंग की बात करी, किस तरह से हमारा यूनिवर्स की शुरुआत हुई। आपने ओम के बारे में बताया, सिग्निफिकेंस के बारे में बताया, मूल रूप से जो प्रकृति में था और वो चीज़ आगे बढ़ी। अगर मैं जानना चाहूँ कि हमारे यूनिवर्स का अंत, जैसे आपने कहा कि जो ह्यूमन रेस है, इंसान लगभग 50 से 100 साल है जिस तरह से हम रह रहे हैं। अगर मैं इस यूनिवर्स के बारे में जानना चाहूँ, जिसको अगर दूसरी तरीके से कहूँ तो लोग कहते हैं कि कलयुग का अंत होने वाला है, कल की अवतार आने वाले हैं और कलयुग के अंत में 2 सूरज हो जाएंगे, तो आपको इसके बारे में साइंटिफिकली क्या लगता है? नहीं, ये तो कल्पना है। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता ये कालखंड के नाम है। ठीक। जैसे आज रविवार है, कल सोमवार है, 24 घंटे के वार हैं। वैसे कलयुग की आयु मैं भारतीय परंपरा के अनुसार बता रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कोई रिसर्च नहीं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। इससे 2 गुना द्वापर की आयु है, 3 गुना त्रेता की और 4 गुना सतयुग की है। सतयुग को कृतयुग कहते हैं, वास्तव में कृतयुग। इनका एक साइकिल चलता है। चारों युग मिलाकर के आयु होती है 43,20,000 वर्ष, 20 लाख वर्ष, 43,20,000 वर्ष। तो ऐसी 1,000 चतुर्युगी की सृष्टि आयु होती है 4,32 करोड़ वर्ष। हालांकि आज का साइंस तो सूर्य को ही, धरती को इसे इतना पुराना मान लेता है, 4-5 अरब वर्ष। तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा ये रिसर्च नहीं। परंतु भारतीय परंपरा के अनुसार 1,96,08,53,125 वर्ष मनुष्य को पैदा हुए होंगे। उससे कुछ समय पहले तेरी पृथ्वी आदि बनी। उसकी काल के में से नहीं जाऊंगा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। तो भारतीय परंपरा के अनुसार अभी बाकी है 2 अरब 45 करोड़ वर्ष, लगभग 35 करोड़ लगभग वर्ष बाकी हैं अभी प्रलय का मतलब क्या है पहले देख लें। मनुष्य जाति समाप्त हो जाएगी, ये प्रलय नहीं हुआ। इस धरती पर समाप्त हो जाएंगे प्राणी, ये प्रलय नहीं हुआ। सर्वत्र ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, वो महाप्रलय कहलाता है। यहाँ तो अपने आप खराब कर रहे हैं। अगर मनुष्य आज भी बदल जाए, पूर्वजों की तरह रहना सीख जाए, पर कोई रहेगा नहीं। कच्चे मकान में कोई रहेगा नहीं, पैदल घोड़ा गाड़ी में कोई चलेगा नहीं, और मोटे कपड़े सूत के कोई पहनेगा नहीं, मोटा सादा खाना कोई खाएगा नहीं, अपने हाथों से काम कोई करेगा नहीं, पशुओं को कोई पालेगा नहीं। शहरों में तो परिस्थितियाँ नहीं पशु पाले। तो अगर नहीं ऐसा करेगा तो मनुष्य तो नहीं बचेगा। मतलब जैसे प्रजाति लुप्त हो रही है, तो और प्रजाति लुप्त होने में कितना टाइम लगेगा? टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, वर्षा चक्र रुक रहा है। मान लीजिए आप कल्पना करिए कि एक साथ भूकंप आ जाए, सब सारी धरती पर प्लेटें इधर उधर अस्त व्यस्त होने लग जाए, कोई ताकत है जो उसको रोक ले? ऐसा चक्रवात आए सारी धरती पर चले, कोई ताकत है उसको रोक ले? तो फिर क्यों जा रहे हैं हम ऐसी भागदौड़? मनुष्य की एक्टिविटी से ये हो रहा है। कोई प्रलय नहीं आने वाला, हम कर रहे हैं प्रलय। प्रलय का मतलब तो है कि सारी सृष्टि के जो सृष्टि है, लोकांतर हैं, वो सारे सूक्ष्मतम फॉर्म में बदल जाए, वो है प्रलय।
मनुष्य जाति समाप्त होगी, किसी दूसरे ग्रह पर जन्म लेंगे, हम कहीं दूसरी जगह जाएंगे। तो ये है, ये हमारे कर्मों से हो रहा है। अन्यथा तो 2 अरब 35 करोड़ वर्ष के लिए अभी सृष्टि बनाई है परमात्मा ने। तो हमको इतना समय रहना चाहिए धरती पर, हमने अपने कर्मों से कर लिया। बाकी आयु तो हमारी आयु तो बहुत है, अभी 2 अरब 35 करोड़ वर्ष है इसी धरती पर। तो अब कैसे खत्म होगी? जैसे जिस चरण से बनती है सृष्टि, उसी चरण से खत्म होने लग जाएगी। आज एक फोर्स समाप्त हो जाए, फोर्स, 4 फोर्स मानते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। हमारी वैदिक फिजिक्स 9 फोर्स मानते। 9 फोर्स अगर जान ले साइंस तो फिजिक्स बदल जाएगी, दोबारा लिखनी पड़ेगी। एक फोर्स और आ जाए तो इस बदल जाएगा फिजिक्स। ये फोर्स के बीच में जो काम होता है, मीडिएट पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, उसके लिए जो रश्मियां जिम्मेदार होती हैं वो समाप्त हो जाए तो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। पर एकदम नहीं होगा। जिस प्रकार से बना है उस प्रकार से विपरीत क्रिया शुरू हो जाएगी। जितने समय में बना है उतने समय में प्रलय होगा धीरे धीरे। जैसे प्रकृति से मनुष्य की उत्पत्ति तक जो टाइम लगा, उतना ही मनुष्य की मरने के बाद, मनुष्य मतलब हम नहीं, धरती पर मननशील प्राणी, धरती पर नहीं, ब्रह्मांड में जहाँ भी रहते हो, वो सारे समाप्त होने के बाद उतना समय प्रलय में लगेगा जो मूल पदार्थ में वापस बदल जाएगा। जो रश्मियां जोड़ने वाली हैं वो काम करना बंद कर दें, जो रश्मियां रिपल्सिव फोर्स पैदा करती हैं वो काम करना जारी रखें, समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे समाप्त होगा। सबसे पहले मनुष्य ही समाप्त होगा, क्योंकि मनुष्य ही सबसे बाद आया है इस भूमि। मनुष्य का मतलब मननशील प्राणी, जब किसी लोक में रहता हो, कोई एलियन हो, कहीं का हो, बुद्धि से सत्य असत्य का विचार करने की क्षमता रखता हो, वो है मनुष्य। तो जिस प्रक्रिया से सृष्टि बनी है उसी प्रक्रिया, उससे विपरीत प्रक्रिया से सृष्टि का विनाश भी होगा धीरे धीरे। हमारे यूनिवर्स में क्या धरती के अलावा और भी प्राणी हैं? क्या एलियंस को आप मानते हैं? मानते हैं, मानते हैं। कहाँ पे? किसी भी ग्रह में हो सकते हैं, कहीं भी उपग्रह में हो सकते हैं। हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, हमारा जो शरीर है उसमें पार्थिव तत्व की प्रधानता है। 5 महाभूत हैं, किसी में जल तत्व की प्रधानता होगी, किसी में वायु। अच्छा, कुछ ऐसे ही शरीर हों जो केवल वैक्यूम एनर्जी से ही बने हों। आत्मा तो कहीं भी रह सकता है ना, बॉडीलेस हो, तो उसके लिए इसकी क्या जरूरत है? ना उसकी ऑक्सीजन की जरूरत है, ना हवा की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना ऐसे भोजन की जरूरत है। वो सूर्य की रश्मियों से अपना भोजन ग्रहण एनर्जी ले सकते हैं, हो सकते। इसको प्रूव करना संभव नहीं। ऋषियों ने लिखा, शतपथ ब्राह्मण में लिखा, ऋषि आनंद ने उद्धृत किया उसको सत्यार्थ प्रकाश में, कि सब लोगों में प्रजा रहती है। प्रजा अर्थ जो पैदा होता है, उनका जो शरीर वाले होंगे उनका शरीर कैसा, जैसे मंगल पर मान लो कोई हो तो उसका हमसे शरीर भिन्न हो सकता है, लेकिन दिखाई देने वाला होगा, क्योंकि वो इसी ग्रह जैसा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसका ऐसा शरीर नहीं हुआ, बॉडीलेस। ये बॉडीलेस अंतःकरण तो कहीं भी रह सकता है। हम अंतःकरण से सूर्य में जा सकते हैं, अंतःकरण जलता नहीं। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, ज्ञान इंद्रिया, कर्म, ये नहीं, इंद्रियां नहीं जलेंगी, ये जलेंगे हाथ। लेकिन हाथ के अंदर जो काम करती है हस्त इंद्री, वो नहीं जलती, वो दूसरे शरीर में चली जाती। तो ऐसे कहीं भी रह सकते हैं अगर ऐसा ही शरीर से अगर काम, ऐसा ही शरीर हो, या उसके साथ फिर बहुत सारे फील्ड्स का शरीर हो, बहुत सारी एनर्जी का शरीर हो, तो वो रह सकते हैं। तो कई प्रकार के प्राणी हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि व्यर्थ नहीं, ये सारे लोकांतर व्यर्थ नहीं है। उनमें हमारे जैसी नहीं, तो
दूसरे तरह की प्रजा अवश्य है, कोई जीव अवश्य, आत्मा अवश्य है। तो अगर आप एलियंस में मानते हैं तो एलियंस किस तरीके से रहते हैं, वो इंसानों से कैसे भिन्न है? और जिस तरह कुछ चित्र भी आते हैं देखने में कि एलियंस की आंखें हैं, सर ऊपर से गोल है, उनके पास स्पेसशिफ्ट हैं, स्पेसक्राफ्ट हैं, यूएफओस की बात होती है, तो इनमें कितना प्रमाण है? इनमें देखिए इसका प्रमाण नहीं होता। प्रमाण तो ये साइंटिस्ट ही अब देख के बता रहे हैं कि ये है, लेकिन ऋषियों ने कहा कि प्रजा रहती है तो ये प्रमाण है। दूसरा, ये जो शरीर वाले हैं, मतलब वो देखे तो हैं, हम नहीं देखे, मतलब मनुष्य ने, तो कुछ तो है। देखें इसका मतलब उनका शरीर हमारे जैसा है, भले ही आँख उसकी कैसी हो, भले ही सिर उसका कैसा हो, भले ही नाक कहीं दूसरी जगह हो, मतलब दिखने वाला शरीर। एलियंस हैं वो दिखने वाले तो हैं, जब भी तो देख के बता रहे हैं। कुछ बिना दिखने वाले हो सकते हैं, नहीं दिखेंगे, अदृश्य, अदृश्य हो सकते हैं, तो वो वैक्यूम एनर्जी वाले शरीर वाले होंगे। वायु तत्व प्रधान होगा उनमें, हमारे में पार्थिव तत्व, पृथ्वी जल तत्व प्रधान है, तो ऐसे हो सकते हैं। फिर वो हम वायु पार्थिव तत्व प्रधान में पार्थिव भोजन करना पड़ेगा, अन्न खाना पड़ेगा, फल खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा। जो वैक्यूम एनर्जी वाले होंगे उनको कुछ भी जरूरत नहीं। वैक्यूम एनर्जी प्राण और छंद रश्मियों का ही मिश्रण है, जो वेद मंत्र की कह रहा हूँ, वेद मंत्रों का ही मिश्रण है। तो उन रश्मियों से वो अपना पेट भरेंगे, मतलब पेट थोड़ी है उनका, पेट भरते गए हम एनर्जी के लिए, उनको एनर्जी उससे मिल जाएगी। आप कह रहे हो सन की एनर्जी से उनका भोजन हो गया? हाँ, सन की एनर्जी से भोजन हो सकता है। और सन की एनर्जी से भी नहीं, प्राण सन से भी, फोटोन से भी, जो फोटोन के कंटेंट है उनकी एनर्जी से उसका भोजन हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी उसको, क्योंकि उनका शरीर तो फोटोन से भी सूक्ष्म हो जाएगा। फोटोन मतलब बहुत सारे फोटोन्स का कोई शरीर हो तो दिखेगा तो नहीं ना, लेकिन फोटोन जिससे बना है उसका शरीर हो किसी का तो कैसे भी नहीं दिखेगा। तो उसको वो क्या होगा, उसी स्तर की एनर्जी ग्रहण करेंगे। अगर आप एलियंस में मानते हैं तो आप पैरेलल यूनिवर्स में भी मानते हो? पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है? पैरेलल यूनिवर्स ये होता है कि यहाँ भी है यूनिवर्स दूसरा, मेरा जिस तरह हमारा यूनिवर्स है वैसे उसके पैरेलली एक और यूनिवर्स चल रहा है, जैसे हम अभी हैं। वैसी इस थ्योरी में कई लोग ये मानते हैं कि आप ही की एक रेप्लिका किसी और यूनिवर्स में है, किसी और जगह में वैसा ही कुछ वो कर रही है। तो ये सच है? ये तो काल्पनिक है, पैरेलल यूनिवर्स जैसी कुछ चीज़ नहीं ना। जो मल्टीवर्सेस की बात होती है, पहले तो यूनिवर्स की परिभाषा समझनी पड़ेगी। मल्टीवर्स मानने वाले पहले ये बताएं कि यूनिवर्स होता क्या है। स्टीफन हॉकिंग ने ग्रांड डिजाइन पुस्तक लिखी, उसमें लिखा कि 10 की घात 500 यूनिवर्स हैं। बहुत बड़ी संख्या है, दिखने में तो छोटी लग रही है। एक के आगे 500 शून्य लिख दो, पढ़ भी नहीं सकते, कैसे बोले उसको, हैं भाई? 18-19 तक तो बोलते हैं, संघ 10 संघ महासंघ वहाँ तक, उसके बाद तो अब वो कहते हैं यूनिवर्स किसको कहते हैं? जिसके फिजिक्स के लॉ एक जैसे हों। और वो कहते हैं हर यूनिवर्स के फिजिक्स के लॉ दूसरे हैं। हर दूसरे हैं, इसका अर्थ हुआ कि 10 की घात 500 प्रकार के फिजिक्स के लॉ हैं। मैं 2 प्रकार के ही कह दूँ, 2 प्रकार भी नहीं हो सकते। हम यहाँ अपनी पृथ्वी पर या अपने यूनिवर्स में ग्रेविटेशन फोर्स सबसे कमज़ोर है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स नावे न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। 10 की घात 42 गुना है ग्रेविटेशन फोर्स से। क्या कोई यूनिवर्स ऐसा भी हो सकता है जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो और न्यूक्लियर फोर्स सबसे वीक हो? अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लियस बनेगा ही नहीं, ये लोग रहेंगे ही नहीं, सब खत्म हो गए, मिल करके खत्म हो जाएंगे, टकरा के। तो ये कोरिकल स्टीफन हॉकिंग की, ये केवल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मीडिया बड़ा चढ़ा के बोलता है, फैंटेसाइज करने के लिए, बस वही है, केवल कल्पना। इसलिए यूनिवर्स उसको मानिए जिसमें एक जैसे नियम है, तो एक ही यूनिवर्स है। अगर आप यूनिवर्स को, एक सोलर सिस्टम को यूनिवर्स मान लें, गैलेक्सी को यूनिवर्स मान लें, गैलेक्सी क्लस्टर को यूनिवर्स मान लें, तो बहुत सारे यूनिवर्स हैं। लेकिन एक जैसे नियमों पर चलने वाली सृष्टि, क्रिएशन है, उसको यूनिवर्स माने तो एक ही होगा। सब जगह इलेक्ट्रॉन का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो यहाँ भी और कहीं भी एक जैसी होगी, अलग नहीं हो सकती।
एक जैसी है, वो एक यूनिवर्स है और उसको बनाने वाला भी एक। ब्लैक होल मानते हो? ब्लैक होल का अर्थ ये है कि वो दिखता नहीं है, प्रकाश की किरणें भी वहाँ से बहुत कम आती हैं। होता है, हर गैलेक्सी के केंद्र में होता है, लेकिन कोई ऐसा ब्लैक होल जैसा हॉकिंग कहते हैं टाइम रुक जाता है, वहाँ टाइम धीमा हो जाता है, ये कल्पना है। टाइम नहीं रुकता है, ना उसकी गति मंद होती है। टाइम पता नहीं है, टाइम की परिभाषा पता नहीं, लेकिन धीमा भी हो रहा है, रुक रहा है। टाइम रुक गया, इसको कैसे देखते हैं? इसको ऐसे देखते हैं कि हमारे मान लीजिए घड़ी की सुई, घड़ी में सेल है, बैटरी का सेल हो गया कमज़ोर, तो सुई धीरे धीरे चलने लगती है ना, फिर बंद हो जाती है। सुई धीरे चलने लगा है, हम उसे टाइम धीरे चलने लगे, टाइम नहीं चला है, उसमें एनर्जी नहीं रही कि सुई धीरे चल रही है। एक पंखा चल रहा है छत का, हाथ से पकड़ ले, पंखा रुक गया, फिर टाइम रुक गया, टाइम नहीं रुका, पंखा रुका है, टाइम तो वैसे ही चल रहा है। जब कोई फोर्स किसी की स्पीड में बाधा बन जाए तो उसकी गति कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन टाइम तो नहीं रुकेगा ना। ऐसे फील्ड्स में हम चले जाएं, हमारी कोशिकाओं की गति रुक जाए, हमारे अंदर पार्टिकल्स की गति भी रुक जाए, ऐसा फील्ड कोई बहुत स्पेशल फील्ड हो, तो वहाँ टाइम रुक गया, आदमी बूढ़ा नहीं हो रहा, टाइम नहीं रुका। एक ऐसे फील्ड में पहुंच गए जहाँ हमारे शरीर की गतिविधि थोड़ी धीमी पड़ गई है, तो बुढ़ापा देर से आएगा। तो टाइम रुकना, टाइम तेज चलना, ये कल्पना है। टाइम नहीं बल्कि एक्टिविटी का किसी पदार्थ की एक्टिविटी का रुकना या बंद, तेज चलना, कम होना, ज़्यादा होना, ये तो हो सकता है किसी फील्ड फोर्स के कारण। तो ब्लैक होल अवश्य है, क्योंकि बहुत सारी गैलेक्सी को कोई होल्ड करेगा, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारा मास होगा, बहुत मास होगा तो बहुत सारा उसका ग्रेविटेशन फोर्स होगा। तो ऐसे ब्लैक होल तो होते हैं, लेकिन ऐसे ब्लैक होल जिसमें टाइम रुक जाए या ये सब नहीं है। टाइम रुकेगा तो उसमें, अब हॉकिंग कहते हैं टाइम रुक गया, और हॉकिंग रेडिएशन नाम से प्रसिद्ध है कि रेडिएशन कुछ निकलते हैं, सब कुछ रुक जाएगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी तो बंद हो जाएगा, फिर उसमें भी तो ग्रेविटोन वो भी तो नहीं निकलेंगे। हालांकि ग्रेविटोन को भी जानते नहीं है, हाइपोथेसिस है, लेकिन मीडिएटर पार्टिकल ग्रेविटेशन फोर्स के भी होते हैं। और ग्रेविटन क्या है, उसकी कंटेंट क्या है हमें पता है, वो हाइपोथेसिस है, हमें पता भी है ग्रेविटोन के क्या क्या कंटेंट है। आपने एलियंस के बारे में जाना, अब इसको हम एपिसोड को अंत कर रहे हैं। हाँ, आपने एलियंस को बोला कि वो होते हैं, सच है? क्या भूत भी होते हैं? भूत क्या होता है? भूत मनोरोग है, मनोरोग। आयुर्वेद में भूतोन्माद, प्रेतोन्माद इस नाम की बीमारियां हैं। मन में कुछ तो, अच्छा सेना कहाँ रहती है जंगलों में, उसको भूत कोई नहीं सताता, घर में बैठे बैठे भूत सताते हैं। बताइए। तो घर में परिवार में भूतों की कहानी सुनाओ, चुड़ैल की कहानी सुनाओ, बच्चे के अंदर संस्कार बन जाते। और हमारे घर में भूत कहानी सुनी नहीं हमने, तो हमारे को भूत दिखता नहीं। होता है कि नहीं होता? नहीं होता, काल्पनिक है। काल्पनिक है। जितने ये लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं, आप उसकी पुष्टि, उसका खंडन करते हैं। कहाँ काल्पनिक? मानसिक बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिनको हम अच्छी तरह बता नहीं सकते वो क्या बीमारी है, उसको हम मान लेंगे कि भूत होगा, फिर कभी बताएंगे। ऐसी एक दो बीमारी मैंने भी देखी और उसको ठीक भी किया, मैंने तो वैसे ही प्रयोग कर लिया, ठीक हो गया। आचार्य जी, बहुत सी बातें हैं, इस पॉडकास्ट को अंत करने का मेरा जी नहीं कह रहा, और मैं इसको कहूँगा भी नहीं कि फुल स्टॉप है। आज मैं इस पॉडकास्ट के एंड में ये कहूँगा कि ये शुरुआत है एक डिस्कशन की, क्योंकि ये टॉपिक अगर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इतने सारे टॉपिक्स हैं, चाहे डार्क मैटर थ्योरी हो, मिस्ट्रीज़ की काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ हैं, डीप ओशन थ्योरी, स्पेस वॉर, आइंस्टाइन थ्योरी, स्वाहा के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ कहा है। तो बातें तो बहुत हैं, पर आज के लिए हम हमारी इस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन को थोड़ी देर रोकते हैं अगली कॉन्वर्सेशन के लिए। ठीक है, हमें भी जाना है, हमें भी शीघ्रता है, मैं जानता हूँ काफी विलम्ब हुआ। हाँ, पर बहुत आनंद आया अपना समय निकालने के लिए, और
इतनी श्रद्धा से इसको करने के लिए, और ये सिर्फ आपका कार्य नहीं, पूरे समाज के लिए जो आप कर रहे हैं ये सेवा है, और हम सब की तरफ से आपको प्रणाम और धन्यवाद जो आप कर रहे हैं। ये कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता, आम व्यक्ति नहीं कर सकता, ये स्वयं मैं मानता हूँ कि भगवान ने आपको चुना है। जिस श्रद्धा से आपने किया है, शायद ही कोई ऐसा इनिशिएटिव ले जो अपनी जान को जोखिम में रख के समाज को आगे रखे। तो बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो संकल्प रीता उसको विद्वानों ने संशोधित करवाया कि शरीर त्याग नहीं, कुछ और कर लो, मैंने और फिर सब संस्था छोड़ लूंगा, जो दिखेगा उसे करूंगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरा समय में पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आपका भी बहुत धन्यवाद। और आपने भी बहुत अच्छे प्रश्न किए। आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो भी साइंस बैकग्राउंड का होता है वो अच्छे प्रश्न करता है, हमारी बातों को ज़्यादा समझता है। जो साइंस के नहीं है उन्हें भी वैज्ञानिक सोच का तो होना ही चाहिए, बेशक, तभी सत्य का पता लगता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।